शुभांकर मिश्रा, शंखनाद में आप सभी का बहुत स्वागत है। भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, भगवान राम जिनका जीवन आम जनजीवन को जिंदगी जीने का तरीका बताता है, उन भगवान राम के नाम पर कोई सियासत करता है तो कोई अधर्म करता है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली तस्वीर मुरादाबाद से आई है, जहां आरोप है कि दो शख्स ने जय श्री राम न बोलने पर एक शख्स की जमकर पिटाई की, उसे भरी ट्रेन में कपड़े उतारकर बेल्ट से मारा। लोग तमाशबीन बने देखते रहे। जब वीडियो सामने आया तो प्रशासन एक्शन में आया। इस मामले पर सियासी रंग भी चढ़ना शुरू हो गया है। लगातार जारी है और ये स्तब्ध करने वाली सियासत है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे और यही वजह है कि आज हमें लिखना भी पड़ा हे राम यहां पर, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम शालीनता का प्रतीक हैं और उनके नाम पर अगर कोई अधर्म का काम कर रहा है या उनके नाम पर कोई किसी को पीट रहा है या जय श्री राम बुलवाने को लेकर किसी की पिटाई की जा रही है तो यह गलत है। हालांकि जांच अभी जारी है और अगर जांच में यह निकल कर आता है कि यही पूरा मामला था तो फिर वाकई में ये घटना जो है ये शर्मसार करने वाली है। इस मामले को लेकर सियासत जो है वो भी लगातार जारी है और मुरादाबाद का, यूपी के मुरादाबाद का ये मामला है। दो लोगों पर ये आरोप लगे हैं कि भगवान श्री राम को लेकर जय श्री राम बोलने के लिए कहा गया एक शख्स से और जब वो शख्स ने ना नुकुर किया तो फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। ट्रेन का ये मामला है, मुरादाबाद में ट्रेन खड़ी थी और उसी दौरान उसकी यहां पर जमकर पिटाई होती है। न सिर्फ पिटाई होती है बल्कि बर्बरता की हदें और पार कर दी जाती हैं और आलम यह होता है कि उस शख्स को भरी ट्रेन में उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं। अब आप सोचिए, ईश्वर के नाम पर, भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर, जिन्होंने मर्यादा का पाठ सिखाया, जिन्होंने सबको सिखाया कि कैसे जीवन जिया जाए, उस जीवन शैली, शालीनता, पिता पुत्र या पिता और माता के संवाद को लेकर जिनकी हम उदाहरण देते हैं कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, राजा राम की तरह आप हो जाइए, उनके आचरणों को मानने वाले शख्स ने यहां पर यह घटना को अंजाम दिया। लोग, और हैरानी की बात है कि वहां पर तमाशबीन बने रहे। लोगों ने जहमत नहीं उठाई कि वो वहां पर खुलकर विरोध कर सकें और ये कहें गलत हो रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रशासन इस बात से पूरी तरह बेखबर था, लेकिन इन सब के बीच जब पूरा मामला सामने आया तो प्रशासन एक्शन में आया। इधर एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुरेज सेक्टर में बर्फीला तूफान जो है वो आया है और फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गुरेज सेक्टर में एक बर्फीला तूफान आया है और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो एक और खबर आई है और मौसम की मार जो है वो देखने को मिली है। हालांकि अच्छी और राहत वाली खबर यह है कि इस घटना में अब तक जान माल के नुकसान की कोई भी खबर नहीं सामने आई है। बांदीपुरा में भी बर्फीला तूफान आया है और चाहे गुरेज की बात की जाए, बांदीपुरा की बात की जाए, बर्फीले तूफान से नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं आज तक पर। फिलहाल जो बड़ी खबर है और जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में ये बर्फीला तूफान आया है और यहां पर इस बर्फीले तूफान को लेकर शुरुआत में चिंता जताई जा रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे खबर सामने आई कि इस पर अब तक कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। तो ये राहत वाली खबर और कोशिश करेंगे आपको ज्यादा जानकारियां जो है वो आप तक पहुंचाएं। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई है वो यही है कि बांदीपुरा और गुरेज में बर्फीला तूफान आता है और भीषण तूफान, भयंकर तूफान। लेकिन राहत वाली खबर यही कि कोई भी जानमाल का इसमें नुकसान नहीं हुआ है। तो गुरेज सेक्टर में जानमाल के नुकसान ना होने की खबर सामने आई है और यह महत्वपूर्ण खबर इस वक्त हम आपको आज तक पर बता रहे हैं। कितने बजे ये तूफान पहुंचा, कितने तीव्रता से आया, ये सारी जानकारियां हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो मूल जानकारी हमारे पास आई है वो ये कि जम्मू कश्मीर के गुरेज और बांदीपुरा में बर्फीला तूफान आता है और इस बर्फीले तूफान में कहा जा रहा है कि कोई जानमाल का नुकसान अब तक नहीं हुआ है। तो जो बड़ी खबर आई वो यही है कि जानमाल का अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको यही बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बर्फीला तूफान और इससे जानमाल के नुकसान की खबर नहीं सामने आई है। तो बड़ी खबर आज तक पर हम आपको बता दें कि सर्दी के मौसम में लगातार मौसम और तापमान बार बार
अपना रंग ढंग बदल रहा है और इसी बीच में जो खबर आई है वो ये कि गुरेज में एक बर्फीला तूफान आता है। इस तूफान की तीव्रता ज्यादा थी। शुरुआत में आशंका थी कि काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे खबरें स्पष्ट हुई पता लगा कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी मंजीत जुड़ रहे हैं। मंजीत, मौसम जो है वो एकाएक बदल रहा है। आप मनाली में फिलहाल मौजूद हैं, लेकिन गुरेज की जो बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से वहां मौसम बदला और उसके बाद ये बर्फीला तूफान आया। राहत वाली बात है, जानमाल का नुकसान नहीं है, लेकिन जरा बताइए, समझाइए क्या तूफान की तीव्रता कितनी थी, कितना भीषण है और ये खतरा क्या टल गया है या अभी ठंड के मौसम में और भी आगे सावधान सचेत रहने की जरूरत है? देखिए शुभांकर, आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि मौसम का कोई पता नहीं है, यू टर्न लेता है कभी, और कभी अचानक बर्फबारी शुरू हो जाती है, कभी आसमान साफ हो जाता है। कल की बात लीजिए, कल ही मनाली में सुबह बर्फ के फाहे गिरने शुरू हुए थे। शाम तक जो है बर्फ काफी मात्रा में गिर गई, 4 सेंटीमीटर शाम तक आंकी गई थी, लेकिन रात भर बर्फबारी जारी होती रही। रात भर बर्फबारी के बाद सुबह हमने जो नजारा अपने दर्शकों को दिखाया था, पूरा जो ये क्षेत्र था मनाली का हिमाच्छादित था। चाहे आप घर ले लीजिए, पेड़ पौधे ले लीजिए, या फिर जो घरों के आंगन है, सभी बर्फ से अटे हुए थे, सड़कें अटी पड़ी थी। लेकिन दिन को आते आते ये बर्फ पिघलना शुरू होगी और जो बर्फ सड़कों पे गिरी थी पिघल पर नदी नालों का रूप लेने लगी। सो कुल मिलाकर अगर आप मनाली से ऊपर की तरफ जाएं तो मनाली से आगे धुंधी है, गुलाबा है, या फिर टनल के पार का जो क्षेत्र है वहां पर बर्फ काफी गिरी हुई है। 14 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ है। थोड़ा सा लाहौल स्पीति की तरफ चला जाए तो केलंग में -6 डिग्री तापमान है, वहां ज्यादा बर्फबारी हुई है। शिमला, जाखू, नालदेहरा, नारकंडा की तरफ भी बर्फबारी काफी बड़ी मात्रा में हुई है। वहीं मौसम विभाग भी यही अनुमान लगा रहा है कि अगले 3 दिनों में रुक रुक कर बर्फबारी या फिर बारिश हो सकती है, तापमान में और ज्यादा गिरावट हो सकती है। इस वक्त रात का समय है, मनाली में जो तापमान है 0 से नीचे है अभी भी, और यही जो तापमान है कई दिनों से बना हुआ है 0 से नीचे, अचानक रात का तापमान गिर जाता है। बारिश कल हुई थी तो आज फिलहाल बर्फबारी रुकी हुई है, बारिश भी अभी नहीं है। लेकिन आप दिक्कतों की बात कर रहे थे, दिक्कतें जो है इस मौसम से काफी पड़ जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के लगभग 200 संपर्क मार्ग जो हैं वो बर्फ से बंद पड़े हैं और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग भी बर्फ से बंद पड़े हैं। वहीं अभी अगर बात करें तो जो बिजली है वो उसकी जो आपूर्ति है वो बाधित हो रही है, क्योंकि जो ज्यादा बर्फबारी होने के बाद जो बिजली की तारें हैं वो टूट जाती हैं। तो हम ब्लैकआउट देख रहे हैं मनाली में। हम कल से देख रहे हैं कि हर 15-20 मिनट के बाद बिजली अचानक गुल हो जा रही है। बत्ती गुल होने के बाद जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठंड में ठिठुरना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए कि माइनस में तापमान हो और अचानक बिजली गुल हो जाए तो आप वहां पर गुजर बसर कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो सर्दी से होने वाली बीमारियां हैं वो भी बढ़ रही हैं लगातार। कबायली इलाकों में जहां पर बर्फबारी ज्यादा हुई है वहां पर लोगों की दिक्कतें खासी ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि केलंग जैसे क्षेत्रों में तापमान 0 से 6 डिग्री तक गिरा हुआ है। वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। इसलिए जो राज्य सरकार है, जरा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये वो इलाके हैं जहां पर हर साल ठंड पड़ती है। हमने कश्मीर में कल हम अशरफ से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यहां के लोग मेंटली तैयार होते हैं, लेकिन क्या इस बार ठंड और बर्फबारी ज्यादा पड़ रही है या जो प्रशासन के इंतजाम है जिसमें आप बिजली का खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि वो इंतजाम जो है वो कम पड़ रहे हैं, इस वजह से लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, या मौसम में एकाएक परिवर्तन इस बार ज्यादा आ रहा है, फ्लक्चुएशन, इसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं? और प्रशासन की तरफ से इन तमाम परिस्थितियों पर कैसे नजर रखी जा रही है, किस प्रकार की अतिरिक्त सहायता, मदद की जा रही है? क्या आप खुद कह रहे हैं कि लोगों की जिंदगियां भी जा रही हैं? देखिए शुभांकर, जहां तक तापमान का सवाल है, तापमान पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा लुढ़का है। 15 दिसंबर के बाद तापमान लगातार गिरता रहा है। कहीं पर धुंध रहती है, धुंध में भी ब्रेक आते रहे हैं। हफ्ता भर धुंध रही, फिर ब्रेक आ गया, उसके बाद फिर घनी सघन धुंध देखने को मिली। इससे जो तापमान था वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा और यही कारण है कि तापमान बहुत ज्यादा गिरने के बाद जो सर्दियों में उगाई जाने वाली सब्जियां हैं वो भी पूरी तरह से खराब हो गई। किसान परेशान है। हालांकि ये जो बर्फबारी है ये
सेब के बगीचों के लिए या सेब की पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन इस अचानक पड़ने वाली ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। हालांकि बर्फबारी होना पहाड़ों में एक आम बात है, लेकिन अब की बार जो सर्दियां हैं वो कुछ रहस्यमय तरीकों से आ रही हैं, क्योंकि आप बात कर लीजिए बड़े दिन की, यानी क्रिसमस के दिन की। क्रिसमस के दिन व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद की जा रही थी, बर्फ नहीं गिरी। नए साल पे मौके पर भी बर्फ नहीं गिरी, लेकिन अचानक दूसरे हफ्ते में बर्फबारी हो जाती है, रुक रुक कर बर्फबारी होती है। और उसके बाद जो दिक्कतें हैं वो आगे बढ़ना निश्चित है, क्योंकि सरकार की बात करें, हालांकि जो कबायली इलाके हैं वहां पर जो राशन है वो 3-4 महीने पहले ही उसको स्टोर कर लिया जाता है, सरकार तैयार रहती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं, ऐसी दिक्कत है जिसको सरकार को जूझना पड़ता है। जैसे आप सड़कों की बात कर लीजिए, सड़कों में अचानक ज्यादा बर्फबारी होने से मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। एक बार सड़क अगर में बर्फ से अवरुद्ध हो गई तो उसको क्लियर करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। हालांकि अटल टनल खुल जाने से लाहौल स्पीति के लोगों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। साल भर के लिए अब ये जो मार्ग है वो खुला रहता है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां हिमाचल प्रदेश के जहां पे अभी भी संपर्क मार्ग नहीं है या हैं तो कच्चे हैं, वहां पर दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिजली के कट लग रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में देखा कि लगभग ब्लैकआउट है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं ये जो बर्फबारी है, फ्रेश स्पेल ऑफ स्नोफॉल है, ये पर्यटन उद्योग के लिए कहीं ना कहीं एक खुशी की और राहत लेकर आया है। क्योंकि हम देख रहे थे कि नया साल जैसे आया तो धीरे धीरे होटलों की ऑक्यूपेंसी गिर रही थी और 30% तक पहुंच गई थी, लेकिन अचानक आज हमने कई होटल उद्यमियों से बातचीत की तो कह रहे हैं कि अब एक बार फिर से ऑक्यूपेंसी 60-70% तक चली गई है। तो पर्यटन उद्यमियों में काफी खुशी है। वहीं जो पर्यटक हैं देश के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में इन इलाकों में पहुंच रहे हैं, चहलकदमी देखी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल मंजीत, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने अशरफ का जिक्र भी किया था, क्योंकि कल ही हम उनसे संवाद कर रहे थे बर्फबारी को लेकर। अशरफ, एक तो आपसे अपडेट चाहेंगे हम, क्योंकि खबर आ रही है कि बांदीपुरा में बर्फीला तूफान आया है। हालांकि कोई नुकसान जो है वो वहां नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के कई और इलाके भी हैं जहां पर ऐसे तूफान आए हैं। तो क्या ये एकाएक परिवर्तन है मौसम में जिसकी वजह से है, या फिर ये नॉर्मल है, हर साल ऐसे ही देखने को मिलता है? और किस किस तरह की परेशानियों का सामना बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर में लोगों को करना पड़ा है? आशुतोष, दरअसल ये कोई नया चीज नहीं है कश्मीर के लिए, खासतौर से इससे भी भयानक बर्फबारी जो है सर्दियों के दौरान कश्मीर में लोग देखते हैं। लेकिन अब की बार एक परिवर्तन दिख रहा है। दरअसल जो ये सर्दी का मौसम है 40 दिन का, जो 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलता है, इसमें जितनी भी बर्फ कश्मीर में पड़ती थी वो टिक जाती थी, वो पिघलती नहीं थी और ना ही वो ढीली हो जाती थी, क्योंकि इतना कम तापमान न सिर्फ रात में होता था बल्कि दिन में भी शून्य के आसपास ही तापमान रहता था। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान, खासतौर से इस साल, हमने देखा है कि अचानक तापमान उस तरह बदलता है जिसकी आशंका भी नहीं होती है और जो मौसम के लिहाज से कश्मीर में कभी देखा भी नहीं गया। मतलब मान लीजिए कि बीती रात तापमान जो -4 डिग्री तक भी कई जगहों पर श्रीनगर में पहुंचा और दिन में तापमान 12 डिग्री अचानक पहुंच गया। धूप निकली और जितनी भी बर्फ अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, बर्फ तो अभी जमीन पर है, लेकिन आधी आज दिन में ही ये कम हो गई। अब जो ही शाम होने लगी है, तापमान में और गिरावट होती है और तेजी से गिरावट होती है। और आज का अनुमान लगाया जा रहा है कि आसमान खुला है, रात में -6 डिग्री तक तापमान श्रीनगर शहर में जा सकता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में ये तापमान जो है -10 डिग्री तक भी इस बर्फबारी के बाद जाएगा, क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जब तापमान कम हो जाता है और बर्फ बिछी हुई है, जाहिर है कि जो आसपास की चीजें हैं वो भी जम जाती हैं। सड़कों पर भी पानी लग जाता है, नालों नदियों में भी पानी लग जाता है। और जो स्नो एवलांच की आपने बात की, ये तीसरा स्नो एवलांच था पिछले 3 दिन के दौरान। पहले हमने देखा कि गुरुवार को मत्सिल सेक्टर जो कि कुपवारा जिले में आता है, एक बर्फीला तूफान आया। उस दिन सिर्फ पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो रही थी। उसी बीच बर्फीले चट्टान से खिसके 3 सेना के जवान और तीनों की जान गई उस बर्फीले तूफान में। उसके बाद कल जो है सोनमर्ग के इलाके में जो जोजिला टनल बन रहा है, उसके पास एक बर्फीला एवलांच, स्नो एवलांच आया, जिसमें 2 मजदूरों की जान गई। दोनों किश्तवाड़ के थे और इस जवाहर टनल, इस जो जोजिला टनल है उसमें काम कर रहे थे। और आज भी है एक स्नो एवलांच बांडीपोरा जिले के गुरेज इलाके में आया,
लेकिन वहां पर खुशकिस्मती ये थी कि कोई उसकी चपेट में नहीं आया, क्योंकि आसपास ना ही कोई बस्ती थी और ना ही कोई वहां पर चल फिर रहा था। प्रशासन ने कल ही जब बर्फबारी कश्मीर में हुई, उसके बाद घोषणा की कि जो कश्मीर के पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर स्नो एवलांचेस का खतरा बना हुआ है 48 घंटे तक, और खासतौर से दिन में लोग जो हैं इन बर्फीले तूफानों से बचने के लिए जो है जरूरी जो एहतियात बरतें। ठीक है, अशरफ आप बने रहिए हमारे साथ, मंजीत आप भी बने रहिए हमारे साथ, आप दोनों के पास हम आएंगे। लेकिन जो बातें अशरफ कह रहे थे बर्फबारी को लेकर, जो बातें वो बता रहे थे, उसको लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं आज तक पर। खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। श्रीनगर को इस नजारे का पिछले 2-3 दिन से इंतजार था। अब जब बर्फबारी शबाब पर है तो श्रीनगर की खूबसूरती भी निखर आई है। श्रीनगर के बाजार का हाल देखिए, झमाझम बर्फबारी हो रही है। दिन निकलने तक सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी और बर्फबारी जारी थी। ये बर्फीली परत और कितनी मोटी होगी ये कहना मुश्किल है। श्रीनगर में करीब 4 इंच से 6 इंच बर्फ अलग अलग इलाकों में जमा हो चुकी है, जबकि कश्मीर के अधिकतर पहाड़ी इलाकों में 1 फुट से 2 फुट बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है। अभी भी फिलहाल बर्फबारी हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि कल से मौसम एक बार फिर कश्मीर में सुधरेगा। लेकिन इस बर्फबारी के बाद न सिर्फ तापमान में गिरावट आई है, बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस बर्फबारी के बाद अब तापमान में जबरदस्त गिरावट कश्मीर में देखी जाएगी। इस बर्फबारी का असर न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि उत्तरी राज्यों में भी देखने को मिलेगा, जहां पर ठंड में और इजाफा होगा। फिलहाल प्रशासन इस काम में जुटा है कि किस तरह से लोगों को इस बर्फबारी से राहत मिले। अलग अलग सड़कों को साफ किया जा रहा है, साथ ही साथ बिजली की कटौती जो कई इलाकों में हुई है उसको बहाल करने की कोशिशें जारी है। बर्फबारी के बीच लोग जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक नजर आ रहा है, यानी अभी जनजीवन पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है, लेकिन बर्फबारी का दौर लंबा हुआ तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी। बहुत ज्यादा खुशी है, ये मौसम ये एंजॉय करने का, और इसकी एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं कश्मीरी अवाम को ज्यादातर, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। हो गई इतने दिनों के बाद बर्फ भाई, बहुत बर्फ गिरना चाहिए। बर्फ हमें जरूरत है, बर्फ पहाड़ों पर गिरेगा, यहाँ गिरेगा तो पानी आएगा कि इससे मतलब जो बीमारी भी हो रही थी वो भी दूर हो जाएगी। हम बीमार पड़ रहे थे बंदे, तो और इससे ज्यादा अच्छी गिरनी चाहिए, और भी बर्फ 1-2 दिन गिरनी चाहिए तो हमें भी अच्छा लगेगा। अब आपको रामबन की तस्वीरें दिखाते हैं। पटनी टॉप का नजारा तो आहें भरने पर मजबूर कर देता है। लगता है जैसे कुदरत ने खुद से अपना श्रृंगार कर लिया हो। इन तस्वीरों को जितनी बार देखिए, लगता है देखते ही रह जाएंगे, निहारते ही रह जाएंगे। पटनी टॉप हिल पर तो जैसे कुदरत ने पूरी कृपा बरसा दी है। झमाझम बर्फबारी से सैलानी झूम रहे हैं। बर्फों के गोलों से गेम हो रहा है। वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले सैलानियों की तो पौबारा हो गई है। बहुत अच्छा, और जम्मू जो है वो सच में जन्नत है। फर्स्ट टाइम हमने जो है वो स्नोफॉल देखा है लाइफ में। बच्चों ने भी, हमने बच्चों की जो वो अपनों की पूरी इच्छा पूरी कर दी है, और इनका ये हमारी तरफ से बर्थडे गिफ्ट है इनके लिए। डोडा का नजारा भी अद्भुत है। पेड़ों के झुरमुटों से झड़ती बर्फ नजारे को खूबसूरत बना दे रही है। ये तस्वीर अनंतनाग की है। यहाँ भी जमकर बर्फबारी हुई है। सड़कों पर यहाँ इतनी बर्फ गिरी कि सड़क साफ कराने के लिए बर्फ हटाने वाली गाड़ी को लगाना पड़ा। बर्फबारी की ये तस्वीर माता वैष्णो देवी की है। यहाँ भी ताजा बर्फबारी हुई है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो मनाली श्रीनगर की कहानी हमने आपको दिखाई, लेकिन बर्फबारी उत्तराखंड में भी हो रही है, और उत्तराखंड में जमीन भी धंस रही है जोशीमठ में। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। आशुतोष, तस्वीरें जो वहां से आई वो परेशान करने वाली है, लेकिन इस परेशानी को ठंड क्या और बढ़ा रही है? बर्फबारी कैसी है, मौसम कैसा है, और सरकार, शासन, प्रशासन के इंतजाम कैसे हैं उन लोगों को लेकर जिनके घर की दीवारें फट रही हैं, जहां जमीन धंस रही है?
शुभांकर, दरअसल जोशीमठ में दो कॉन्ट्रास्ट आपको दिखेगा। जहां पर वो जमीन धंस रही है, धंसाव हो रहा है, जहां पर घर टूट रहे हैं, इसके चलते बहुत सारे लोग अब इसलिए भी परेशान है कि देखिए ऐसी तस्वीरें जाएंगी तो हो सकता है 4 महीने बाद जो 4 धाम की यात्रा होनी है, और उसके बाद अभी फरवरी में विंटर टूरिज्म होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्की स्पोर्ट्स के जो इच्छुक हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन एक अच्छी तस्वीर मैं दिखाऊं कि जैसे अब जोशीमठ से मान लीजिए मैं 6 किलोमीटर ऊपर की तरफ हूँ, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये आज सुबह की बर्फ है, और यहाँ पर जैसे आप औली और आगे की ओर जाएंगे आपको स्नोफॉल दिखाई देगा। ये सब आज सुबह की है, और अभी तक जब मैं यहाँ से निकला था तो ये पूरा मैदान जो है ये पूरी तरह सफेद हो चुका था। रात के बाद फिर बर्फबारी होगी और अगले 2-3 दिनों में औली का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरह से ढक जाएगा। इसलिए जो सैलानी है वो कहीं न कहीं एक एप्रीहेंशन थी, उनके अंदर थोड़ी फिक्र थी, चिंता थी, इसलिए वो आ नहीं रहे थे। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि औली का इलाका पूरी तरह सुरक्षित है, लोग कम से कम पर्यटन के लिए आ जरूर सकते हैं, वहां पर अच्छी बर्फबारी हुई है। जहां तक जो जोशीमठ का इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां पर लोगों को देखिए एक तरफ बर्फबारी है जो बाहर से आने वालों के लिए तो मनोरंजन है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए एक आपदा है, क्योंकि जैसे बर्फ होगी नमी जमीन में बढ़ेगी, अब यहाँ पर होती है तो जोशीमठ चूंकि 6000 फीट की ऊंचाई पर, इसलिए वहां बारिश हो जाती है। तेज बरसात होगी तो सीधा सीधा लोगों को ये डर है कि जहां दरारें हैं, जमीन कट रही है, वहां पानी का रिसाव होगा, वहां पानी भरेगा तो मिट्टी और लूज होगी, उससे खतरा पैदा होगा। इसके चलते जितने लोग हैं राहत शिविरों में हैं, जो शिविर में हैं उन जाहिर उनके अंदर अब आप वो आराम नहीं मिल सकता जो आप घरों में थे, वो सुविधाएं नहीं मिल सकती जिसका फायदा आप घरों में उठाते थे। फिर भी ये कोशिश की गई कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में कंबल हो, ब्लैंकेट के साथ साथ जो है हीटर हो, ये तमाम चीजें कि कम से कम उन्हें तापमान से बचाया जा सके। लगभग 150 ऐसे परिवार हैं जिनको सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है। बाकी जो लोग हैं उनके लिए मुआवजा घोषित किया गया है, 4000 की बजाय 5000 ये दिया गया कि जो लोग किराए पर रहना चाहते हैं वो वहां पर रहने जाएं। 1.5 लाख रुपए की जो राशि थी वो धीरे धीरे ट्रांसफर करना शुरू कर दी गई है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो राहत का काम है वो लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता मैं आपको बता दूं वो ये है कि यहाँ का सबसे जो मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है औली, वो पूरी तरह से खाली हो चुका है। होटलों की बुकिंग नहीं है, पर्यटन से जुड़े हुए आप समझिए हजारों जिंदगियां। पूरा जोशीमठ दरअसल 6 महीने कमाता है, 6 महीने बैठता है, बारिश के टाइम बहुत कुछ होता नहीं है। लेकिन ये जो 4 धाम की यात्रा और उसके पहले विंटर टूरिज्म, ये यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस। आप सोचिए कि जैसे जोशीमठ के दूसरे रास्ते हैं, बाईपास रास्ते तैयार हैं, और सरकार भी चाहती है कि कम से कम पर्यटन प्रभावित ना हो। ये इतना आशुतोष, तो आपके अगल बगल हमें बर्फ नजर आ रही है, जरा कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट कीजिए कि थोड़ा सा कैमरा मूव करें और आप अपनी बातें बताते रहिए, साथ तस्वीरें भी दिखा दीजिए थोड़ी हमें, ताकि वहां के हालात को हम अच्छे से देख समझ सकें। बिल्कुल शुभांकर, ये उत्तर भारत के लोग जो भी घरों में हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, जहां के भी देख रहे हैं आप, जोशीमठ की तस्वीरों को लेकर विचलित हैं, चिंता होनी चाहिए। लेकिन जब आप जोशीमठ के ऊपर जाते हैं, आप शहर से ऊपर बाईपास रास्ते हैं, सीधा औली की ओर निकलिए। ये जो सफेद बर्फ है ये आज हमने सुबह देखी है, ये पूरा मैदान देखिए जैसे भरा हुआ था। आप जब इन तस्वीरों को देखते हैं तो आपको वो तस्वीरें बॉलीवुड की फिल्में याद आती हैं, कश्मीर याद आता है। ये सब कुछ यहाँ पर है। ऊपर रोपवे बंद है, लेकिन मिनी रोपवे अभी भी चल रहा है। जैसे आप ऊपर जाएंगे मिनी रोपवे चल रहा है। जो स्लोप है वहां पर बर्फ आ चुकी है, और अगले 3-4 दिनों में जिस तरह का अलर्ट है आप इस तरह की तस्वीरें देख पाएंगे। तो जो लोग अपने घरों में हैं, आप सोच रहे हैं कि जोशीमठ जाएं या नहीं जाएं, उत्तराखंड जाएं या न जाएं, आप इस शहर नहीं लेकिन बाईपास के रास्ते लेकर के औली जा सकते हैं। पूरा इलाका है। और अभी देखिए नीचे क्या हम देख पाएंगे, चूंकि अंधेरा है बहुत सारी तस्वीरें आप देख नहीं सकते। आसपास की जितने पूरे टेरेन है वो सब कुछ बर्फ से ढकी हुई है। जाहिर है अंधेरे के चलते आप वो नहीं देख सकते, लेकिन ये सब कुछ, ये देखिए ये पूरी जो क्यारियां हैं सब कुछ बर्फ से ढकी हुई है। और जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं, अब जितने भी होटल आप देखिए कि इनकी ऑक्यूपेंसी काफी कम है। ठीक है आशुतोष, आप लोग आए यहाँ से, हजारों जिंदगियां जो अशरफ वानी और अमरजीत, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। आप तीनों से हम बता दें कि बर्फबारी को लेकर हमारी ये खास पेशकश जो है ये लगातार जारी है। खबर आ रही है कि दिल्ली का तापमान जो है वो लुढ़क सकता है, और इसकी वजह है पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी। तो फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि दिल्ली के तापमान में और गिरावट आने की आशंका है, यानी दिल्ली में ठंड जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है और अगले 24 घंटे में पारा गिर सकता है। हालांकि पहले ही मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया था कि 15 तारीख के आसपास से ठंड जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी। और अब जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है, बर्फीले तूफान आ रहे हैं, उसके बाद ये स्पष्ट है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में पारा अगले 24 से 48 घंटों में काफी गिरेगा। साथ ही खबर यह भी आ रही है कि यहां पर बारिश होने के भी आसार हैं। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको ग्राफिक्स जरिए कहानियां बता रहे हैं कि क्या क्या बातें हो सकती है। बड़ी बातें क्या है, तो बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में तापमान गिर सकता है, 24 से 48 घंटों में बारिश के भी अनुमान जताए जा रहे हैं, और पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसी से तापमान में गिरावट संभव है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको आज तक पर दे रहे हैं।
तो ठंड की ठिठुरन जो है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको और ज्यादा परेशान करने वाली है। अगर पंकज जैन हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है। पंकज, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि 15 तारीख के आसपास सर्दी जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी, ठिठुरन और ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अब पहाड़ों पर बर्फबारी और अब तो बारिश का भी अनुमान जताया जा रहा है। जरा दर्शकों को बताइए क्या क्या बड़ी बातें हैं। बिल्कुल शुभांकर, घर से निकले थे तो ऐसा लगा था कि कम से कम गले में मफलर टांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी जिस तरह की तेज ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं, कुछ देर बाद ऐसा लग रहा है कि सर्दी की जकड़ में हम ना आ जाएं, क्योंकि घर के भीतर जब आप रहते हैं तो आपको तापमान का उतना अनुभव नहीं होता है, लेकिन बाहर दिल्ली में जो तापमान है वो ठंडी हवाओं की वजह से काफी सर्द हो गया। और इसकी एक वजह सीधे तौर पे ये मानी जा रही है कि पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद से ही लगातार दिल्ली में भी मौसम में बदलाव हुआ। आप देखिए, हम एक पेड़ के ठीक नीचे मौजूद हैं, देखिए हवा कितनी तेज चल रही है और अभी 7:30 बज रहे हैं दिल्ली में, लेकिन जैसे जैसे रात की तरफ घड़ी की सुई जाएगी, ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो विजिबिलिटी है वो कोहरे की वजह से कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ना सिर्फ ठंडी हवाओं का लोग शिकार हो रहे हैं देश की राजधानी में, बल्कि जो कोहरा है वो भी अपना असर दिखा रहा है। तो एक तरह का डबल अटैक देश की राजधानी में है। और आपको हम बता दें कि आज जो आंकड़े हम देख पा रहे हैं, पालम में 500 मीटर के आसपास विजिबिलिटी दर्ज की गई थी कोहरे की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस दौरान भी जो ठंडी हवाएं थी वो अपना काम कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में लोगों का आने वाले दिनों का जो सफर है दिल्ली के भीतर वो आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं तापमान में अभी और गिरावट हो सकती है। अब दूसरी वजह क्या है कि जब आसमान पर बादल छाएंगे थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी हो सकती है, क्योंकि ये मौसम का नियम है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश होती है और बारिश होने के बाद ठंड जब अपना असर दिखाना शुरू करती है शुभांकर, तो दिल्ली में जबरदस्त ठंड का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हमारे साथ एक जयपुर से भी सहयोगी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। आपने भी वहां से निकलते वक्त मफलर वफलर लिया था या ठंड का शिकार आप भी हो रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में तो ठंड एकाएक बहुत बड़ी है। बिल्कुल शुभांकर, देखिए आज जो है मौसम ने जो है वो ऐसा यूटर्न मारा कि लोगों को, मैं आपको एक बार विजुअल्स के जरिए दिखाऊंगा कि जयपुर के एक घर के बाहर जो है वो खड़े हैं, ऐसा यूटर्न मारा कि गुलाबी शहर को जो है इस पहाड़ों की सर्दी ने अपनी चपेट में ले लिया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं, शाम 7:30 बज रहे हैं लेकिन अलाव सेकना पड़ रहा है। कल तक जहां जैकेट उतर चुके थे जयपुर के अंदर, अगर हम बात करें राजस्थान के अन्य हिस्सों में, वहां आज दोबारा लोगों को अलाव से हाथ सेकना पड़ रहा है। सीकर की बात करें, माउंट आबू की बात करें, तो इस समय कश्मीर से भी ज्यादा ठंडी अगर कहीं पड़ रही है तो राजस्थान के इन 2 जिलों के अंदर है। सीकर के अंदर जहां -3.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा और जहां माउंट आबू के अंदर तकरीबन -4 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस रहा। तो दोबारा इन सर्द हवाओं ने जो पहाड़ से जो हवा गुजरते हुए मरु प्रदेश के अंदर आई है, सभी को ठंड में जकड़ा। हमें याद है मकर संक्रांति में जहां जयपुर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, सुबह 6 बजे से ही जो है लोग छतों पर होते थे। आज तकरीबन 9 बजे आए हैं लोग, तो मौसम में इतना सडनली यू टर्न मारा है। टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस गिरा है जयपुर के अंदर। कल इस समय टेम्परेचर जहां 22 डिग्री सेल्सियस था, अभी फिलहाल 9 से 10 डिग्री के बीच में है शुभांकर। नहीं, आपको सुनकर तो मुझे वो व्हाट्सएप वाला जोक याद आ गया जिसमें किसी ने लिखा था कि फ्रिज के अंदर ज्यादा गर्माहट महसूस होगी जहां 3-4 डिग्री तापमान है, क्योंकि बाहर माइनस में चल रहा है पारा और वहां ज्यादा ठंडी है। लेकिन आप सभी बने रहिए मेरे साथ, एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, उसके बाद लौटते हैं और मनाली और श्रीनगर भी चलेंगे जोशीमठ के साथ साथ, वहां की भी तस्वीर और वहां का हाल दिखाएंगे आपको। मशहूर पर्यटन स्थल चक्राता में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें देखकर आपकी आंखें चमक गई होंगी। ये तस्वीरें चक्राता के लोखंडी की हैं, जहां लगातार जारी बर्फबारी ने नजारा ही बदल दिया है। पर्यटकों की मन की मुराद पूरी हुई है तो कारोबारियों की आंखें भी चमक गई हैं। चक्राता तो वैसे भी पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है। सबने लाइव स्नोफॉल देखा और हम ये चाह रहे हैं कि और भी ज़्यादा स्नोफॉल हो ताकि लंबी तक चले, और इससे सब जगह फ़ायदा होगा, खेती में भी फ़ायदा होगा और बिजनेस में भी फ़ायदा होगा। बड़ा मज़ा आ रखा है, बहुत ज़्यादा जो है, बिल्कुल जो है मन खुश हो गया है। जिस चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ मिल गई, फुल पैसा वसूल। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री, हरसिल, मुखवा,
धराली जैसे इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। लंबे इंतजार के बाद इस साल की ये पहली अच्छी बर्फबारी है। क्या मकान, क्या खेत, क्या पहाड़ियां, सभी सफेद बर्फ से लकदक दिख रही हैं। बर्फबारी अपने साथ भारी मुश्किल भी लेकर आई है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हरसिल के पास भारी बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। खरसाली भी बर्फ से सफेद हो गया है। यहाँ भी रास्ते बंद हो चुके हैं और इन्हें खोलने का जिम्मा अब सीमा सड़क संगठन के जवानों पर है। अब आपको टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी की तस्वीरें दिखाते हैं। सुरकंडा देवी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बाबा केदार तो अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उनका धाम बर्फबारी के आगोश में है। तस्वीरें देखिए, किस तरह बर्फबारी ने केदारनाथ मंदिर और पूरे मंदिर परिसर को अपने आगोश में ले लिया है। केदारनाथ का चप्पा चप्पा सफेद चादर से ढका है। बर्फबारी का असर केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों पर भी पड़ा है। ठंड के चलते केदारनाथ से मजदूर वापस लौटने लगे हैं। धाम में चल रहे सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं। केदारनाथ में कल दोपहर 2 बजे से रुक रुक कर बर्फबारी चल रही है और पूरी रात भर बर्फबारी चलती रही। अभी तक लगभग 1.5 फीट बर्फ गिर चुकी है। यहाँ पर पुनर्निर्माण कर्मियों को काम करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा औली का नजारा देख लीजिए। उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। औली में देर से बर्फबारी हुई है, लेकिन इस बार सैलानियों की आमद पहले की तरह नहीं दिख रही। जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है उसका असर औली पर भी दिख रहा है। औली का ये जो पूरा मैदान है, यहाँ पर स्की होती थी, लोग विंटर गेम का फायदा उठाते थे, स्नो बॉल्स खेलते थे, एक दूसरे पर बर्फ फेंकते थे, बर्फबारी का पूरा मजा लेते थे। लेकिन औली में आई जो त्रासदी है उसने जोशीमठ पर असर डाला है और उससे भी ज्यादा असर यहाँ के टूरिज्म पर डाला है, क्योंकि पर्यटन जो सबसे बड़ा कारोबार और सबसे बड़ा स्रोत है आमदनी का, उस पर प्रभाव पड़ा है। 75% से ज्यादा सैलानी घटे हैं, जो आए हैं वो भी चिंता में हैं। लेकिन औली कम से कम सुरक्षित है। बड़ा केबल वे जो रोपवे है वो बंद है, छोटा रोपवे चल रहा है, लेकिन उसका असर ये दिख रहा है कि यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का टूरिस्ट आ रहे हैं और उससे जाहिर है कम से कम औली में कुछ होने वाला नहीं है। ये पूरे उत्तराखंड की जो एक आर्थिक त्रासदी बन जाएगी, यहाँ के जो पूरा कारोबार है, कमाई है, उस पर असर पड़ेगा। औली से मदन प्रसाद के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई औली की। जोशीमठ में आशुतोष वहां मौजूद थे। एक बार फिर सारे रिपोर्टर्स को आपको दिखाते हैं। और देखिए, इन तस्वीरों में जो ठंड आपको देखकर नजर आ रही है, उससे देखकर हमें स्टूडियो में भी ठंड लग रही है। हालांकि यहाँ ब्लोवर चल रहा है, मौसम यहाँ पर सामान्य है। लेकिन कमलजीत सिंधु हमारे साथ जुड़ी है चंडीगढ़ से। कमलजीत, वहां पर क्या माहौल है? क्योंकि बहुत सारे सहयोगी हमारे कह रहे हैं कि वो रिपोर्टिंग करने निकले तो मफलर नहीं पहना, ग्लव्स नहीं पहना, लेकिन उन्हें अब ठिठुरन हो रही है। चंडीगढ़ के क्या हाल है, क्योंकि पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी हो रही है? देखिए, ये दूसरा राउंड ऑफ कोल्ड वेव है और आपको बता दें कि स्कूल और जो खासतौर पे हरियाणा में है, वहां पे 21 तारीख तक 7वीं क्लास की कक्षा है, उसमें विंटर ब्रेक दे दिया गया है, यानी एक्सटेंशन कर दिया गया है। दूसरी ओर पंजाब के स्कूल 14 जनवरी तक थे, तो शायद हो सकता है वहां पे भी किसी तरह का एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया जाएगा। जो सीनियर क्लासेस है, यानी 8वीं से 12वीं, वहां पे रेगुलर क्लासेस चल रही है, जो कि टाइमिंग के मुताबिक है। लेकिन हम इस वक्त चंडीगढ़ में नहीं है, हम इस वक्त जालंधर में है, जहां पे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और आपको बता दें कि सुबह का न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री था और कल का जो तापमान है वो भी 2 डिग्री रहेगा, यानी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह इतना कोहरा था कि आपको बताया कि हमें राहुल गांधी तक नजर नहीं आ रहे थे। और उसी बीच में आपको मालूम होगा कि एक दुखद मौत हो गई है संतोष सिंह चौधरी। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो उम्र दराज लोग हैं, उन्हें सुबह जल्दी नहीं निकलना चाहिए सैर के लिए। और क्या वजह रही, कार्डियक अरेस्ट हुआ। लेकिन इससे पहले भी देखा होगा आपने, कानपुर की भी बात सुनी होगी, तकरीबन 100 लोग थे जिनका हार्ट इंपैक्ट हुआ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो एक जो सीजनल चेंज यहाँ पर आता है और अब एक नॉर्मल ठंड नहीं रह गई, ये कड़ाके की ठंड है, ठुठरने लग जाते हैं। और ऐसे में जब आप बात करें
आप सभी को भी सलाम है, जो आप सभी ग्राउंड जीरो से लगातार आज तक के दर्शकों के लिए दिन रात रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे आप हो, अशरफ हो, बाकी हमारे सहयोगी हो। आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लाते हैं। ये भी अपने आप में एक साहसिक काम है, क्योंकि ठंड वाकई में ज्यादा है। लेकिन मंजीत, जहां पर आप हैं वहां की तस्वीरें, और अगर कुछ लोग आपके साथ हो, क्योंकि क्या अभी भी वहां पर पर्यटन की दृष्टि से लोग जा रहे हैं, क्योंकि ठंड तो अब ऑलमोस्ट पूरे भारत में बहुत ज्यादा पड़ रही है। देखिए शुभांकर, हमने कुदरती नज़ारों की बात की, हमने कड़कड़ाती ठंड की बात की, गिरते तापमान की बात की, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है समाज का जिसको इस कड़कड़ाती ठंड से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ कुदरत के इस तोहफे का दीदार करना चाहते हैं। सैकड़ों की संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक इस वक्त मनाली शिमला आए हुए हैं। मनाली में इस वक्त हमारे साथ एक पंजाब से आया हुआ परिवार मौजूद है। काफी देर से वो हमें देख रहे थे, और इस बीच में आप देख सकते हैं रात का समय है, लगातार बिजली जो बत्ती है वो गुल हो रही है, लेकिन ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ बर्फ से खेल रहे हैं। और इनसे बातचीत करेंगे अब कि आप बताइए मैम, आप कहाँ से आए? हम पंजाब खन्ना से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से। कितने दिनों से यहाँ पर हैं? हम वेडनेसडे से यहाँ हैं। आप ये बताइए सबसे पहले कि बर्फ का थ्रिल ज्यादा अच्छा लगता है या तकलीफें डरा देती हैं, कई बार होटल में अंदर दुबकने को मजबूर कर रही हैं? दोनों बातें हैं। जो कुदरत का आनंद है वो एक तरफ, और जो दिक्कतें आती हैं वो दूसरी तरफ। मतलब कल से हम अंदर ही हैं, रूम के अंदर ही हैं। बर्फ के कारण हम बाहर निकल नहीं पाए, पैर स्लिप हो रहा है और गाड़ी भी स्लिप हो रही है। दिक्कत भी आ रही है और आनंद भी आ रहा है। तो फिर भी आप बाहर निकले हो, आप बताइए कि आज का दिन कैसे आपने गुजारा, व्यतीत किया? बच्चे भी आपके साथ हैं, क्या क्या आज आपने बर्फ के साथ मजा आनंद लिया? हाँ, बर्फ में ये है कि बेटी मेरी ना योगा टीचर है, तो इसने बर्फ में बैठ के अपने कुछ योगा पोजेज किए, उसका आनंद भी लिया। हमने इसे देखा और इसने अपनी रील्स बनाई, तो वो अच्छा भी लगा। और बर्फ से हम खेले भी यहीं पे कैंपस में, इसी कैंपस में, और मंदिर माथा टेक के आए। वो एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा। आप बताइए सर, आप पहली बार मनाली आए? नहीं, मैं पिछले 25 साल से लगातार मनाली में आ रहा हूँ विदाउट ब्रेक। अब बताइए कि पिछले सीजन में जो बर्फबारी हुई थी, 1-2 सीजन ले लीजिए, और अब की बार जो बर्फबारी हुई उसमें क्या फर्क आप देख रहे हैं? पिछली बार थोड़ा कंफर्ट था, हमें इतनी दिक्कत नहीं आई। आज जैसे मिसेज ने बताया कि सुबह से हम होटल में ही पैक हैं, थोड़ा बाहर निकले थे जी, लेकिन निकलते ही वो चीकड़ गाड़ियां फंस रही थी तो बड़ी दिक्कत आई, ऊपर से काफी वो गिर रही थी। ठीक है मंजीत, हम आपके पास लौटेंगे। अशरफ बने हुए हमारे साथ। अशरफ, जैसा मनाली का हाल है वही हाल कश्मीर का भी है। वहां भी लोग जाते हैं बर्फबारी का दीदार करने, आनंद करने। हालांकि वो जिस पंजाब से जा रही है वहां खुद बहुत ठंड पड़ रही है, लेकिन वहां लोग लुत्फ उठा पा रहे हैं या मनाली की तरह घरों में दुबके हुए बैठे हैं, होटलों में बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर फिसलन है, गाड़ियां निकल नहीं पा रही हैं? शुभांकर, कश्मीर में ऐसा नहीं है। दरअसल गुलमर्ग जो है वो विश्व भर में बर्फबारी के लिए प्रसिद्ध है, और जितने भी विंटर गेम्स होती हैं, चाहे वो आइस स्कीइंग हो, चाहे फिर आइस हॉकी हो, चाहे फिर दूसरे जितने भी गेम जुड़े हैं जो यूरोप में होते हैं, जो अलग अलग देशों में, अमेरिका में होते हैं, वो विश्व भर के पर्यटकों को और खिलाड़ियों को हिंदुस्तान में ही बहुत कम दामों में पड़ते हैं। और यही कारण है कि दुनिया भर के जो स्कीयर्स हैं वो गुलमर्ग पहुंचते हैं इन सर्दियों में। और पिछले कई हफ्तों से काफी निराश थे वो लोग, क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही थी। और गुलमर्ग में जो बर्फ होती है वो घाटी के दूसरे इलाकों से कई गुना ज्यादा होती है। कल भी वहां करीब 3 फुट बर्फ जो है जमा हुई दिन भर और रात भर। जाहिर है गुलमर्ग में जो है अब कहीं न कहीं स्टेज जो है सज गया है, मंच बन गया है विंटर गेम्स के लिए, जिसमें आइस स्कीइंग आती है, जिसमें आइस हॉकी आती है, जिसमें स्नो साइकिलिंग होती है। तो कई सारी जो ये खेल है, अंतर्राष्ट्रीय खेल है, उनका स्टेज जो है वो गुलमर्ग में सज गया है। और दूसरी तरफ कश्मीर में सर्दियों के दौरान जो पर्यटन खास तौर से आता है वो विंटर टूरिज्म ही कहलाता है। वो सिर्फ इसी मकसद से आते हैं कि वो बर्फबारी का मजा ले, सर्दी का मजा ले, बर्फ से खेले। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये वरदान साबित हुआ। और अगर आम लोगों की भी बात करें तो सर्दियों के दौरान जितनी भी बर्फ पड़ती है हिमालयी राज्यों में, जिनमें जम्मू कश्मीर भी आता है, वही कहीं न गर्मी के महीनों के दौरान पीने के पानी के साथ साथ खेती का पानी भी बन जाता है। ठीक है, आशुतोष के पास चलते हैं। ऐसा लग रहा है आशुतोष ने पूरा अपना वहां पर सेटअप बना लिया है, आगे अलाव नजर आ रहा है और बैठकर आराम से ठंड में अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। आशुतोष, जरा तस्वीरें दिखाइए और कैसे बचाव कर रहे हैं अपना आप ठंड से।
शुभांकर -4 डिग्री टेम्परेचर। अगर ये नहीं होगा तो पहाड़ों पे लोगों के पास अलग अलग इंतजाम होते हैं गर्मी से। अब सात्विक शुद्ध शाकाहारी आदमी के पास यही इंतजाम है, इसी के जरिए बच जाए। मेरे सारथी जो है नरेश, इनको आप देखेंगे लगेगा ही नहीं कि लग रहा है कि साइबेरिया की ठंड में कहीं घूम रहे हैं। 5 लेयर का कपड़ा, कैप ऊपर, जैकेट पहन के। आपको ज्यादा ठंड लग रही है नरेश? आज सर धूप निकला ना, बहुत ज्यादा ठंड है। आज कल बर्फ गिरा था, उतना ठंड नहीं था, लेकिन आज ज्यादा ठंड है। ठीक है, स्नोफॉल जब होता है ना तो ठंड दरअसल ठीक है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार रिपोर्टिंग करें, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ख्याल रखते रखते आज तक के दर्शकों को तमाम तस्वीरें दिखाइए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।